हेलो दोस्तों, वेलकम टू विक्रांत क्लासेस। आज जो लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ मैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। हिस्ट्री का क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको उसका एक अप्रोच क्लियर होना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन इससे आने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो इसी तरीके से ये चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में इससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आने वाला है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आने वाला है और साथ के साथ 2 मार्क्स का मैप भी इससे आने वाला है। तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम इसमें से आपको 8 से 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसके मैं 2-3 पार्ट और भी लेके आऊँगा जिसके थ्रू मैं इस चैप्टर को इस अप्रोच से पढ़ाना चाहता हूँ आपको, जिससे कि एक ट्रिकी अप्रोच के साथ, जिससे कि आप इसमें कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसको इजीली क्रैक कर पाएँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी से, जो कि 1915 में इंडिया में आए थे, 1915 में इंडिया में आए थे। तो जरा फटाफट इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहली बात तो ये है कि महात्मा गांधी इंडिया में फिर 9 जनवरी 1915 में इंडिया में वो आए। जब इंडिया में आए उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ पे जॉब करते थे। फिर वहाँ पे उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया अफ्रीका में। चलिए, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हमको पढ़ना है इंडिया के बारे में। तो महात्मा गांधी इंडिया में 9 जनवरी 1915 में इंडिया में आए। साथ में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी, उसका नाम था हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखी गई है। जब महात्मा गांधी इंडिया में आए तो देखिए वो कई टूल्स के साथ आए, कई उनके अपने विचार थे, अपनी फिलॉसफी थी। तो वो पता होना चाहिए कि उनकी फिलॉसफी थी क्या। तो गांधी जी की फिलॉसफी थी स्पीक ट्रूथ, यानी सत्य बोलिए, एंड नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, यानी सच और अहिंसा, ये उनकी फिलॉसफी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मान लीजिए कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, तो आप लिख के आएंगे इट इज स्पीक ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो ये 2 पार्ट हमने पढ़ लिए। पहला पार्ट ये, महात्मा गांधी इंडिया में कब आए, 9 जनवरी 1915 में आए और साथ में उन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम था हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखी थी उन्होंने। उसके बाद महात्मा गांधी की जो आइडियाज थे, जो फिलॉसफी थी, वो स्पीक ट्रूथ और नॉन वायलेंस। जब गांधी इंडिया में आए तो इंडिया में आने के बाद उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने लोगों से कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि देश किस तरह का है, कितना बड़ा देश हमारा है, यहाँ पे क्या समस्या लोगों के बीच में है। तो गांधी जब शुरू में इंडिया में आए तो उन्होंने 3 रीजनल मूवमेंट, क्षेत्रीय आंदोलन शुरू किए। इन्हें हम रीजनल मूवमेंट कहते हैं। तो ये 3 जो मूवमेंट गांधी जी ने शुरुआत किए, ये तीनों हमारे कोर्स में है। पहला चंपारण है, दूसरा खेड़ा है और तीसरा अहमदाबाद। दोस्तों, इसको इसी ऑर्डर में याद करेंगे। ये क्वेश्चन मैथ में अक्सर पूछते हैं बोर्ड में कि चंपारण में कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ था या खेड़ा में कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ था। तो पता होना चाहिए आपको कि मूवमेंट शुरू किसने किया था, कहाँ किया था और क्या उसका कारण था। तो देखिए, महात्मा गांधी ने पहला मूवमेंट चंपारण बिहार में शुरू किया था। ये बिहार का मूवमेंट है और इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इंडिगो फार्मर्स, इंडिगो आप समझते होंगे कि ये नील कहते हैं हिंदी में इसको, एक फ्लावर होता है, एक फूल होता है, उससे नीला रंग, ब्लू रंग निकलता है। वो कलर जो है ब्लू कलर, उसे कपड़ों में डाई करने के काम में वो आता है। तो ये मूवमेंट जो था, ये इंडिगो फार्मर्स जो थे बिहार में, उन्होंने शुरू किया था। यहाँ पे ये लोग बड़ा परेशान थे, गवर्नमेंट इनसे हाई टैक्स वसूलता था, इनको मजबूर करती थी गवर्नमेंट कि आपको इंडिगो ग्रो करना ही पड़ेगा। कई समस्याएं थी इनकी। तो इसी वजह से इन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे इलाके में आइए और हमारे जो दुख है उसको समझिए। तो गांधी जी ने पहला मूवमेंट चंपारण में शुरू किया, जो कि बिहार में था, और ये मूवमेंट इंडिगो फार्मर्स के लिए किया गया था। तो 2 पॉइंट याद रखनी है आपको। पहली, चंपारण बिहार में है, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये मूवमेंट क्यों हुआ था। ये मूवमेंट हुआ था इंडिगो फार्मर्स के लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेंगे मैप में, पूछेंगे कि राइट प्लीज मार्क 1 रीजनल मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी इन बिहार। तो आप चंपारण मार्क करेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडिगो फार्मर मूवमेंट ऑफ बिहार, तो आप चंपारण मार्क करेंगे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए चंपारण मूवमेंट जो था, इसे गांधी जी ने शुरू किया था और ये इंडिगो फार्मर्स के लिए शुरू किया गया था। सेकंड पॉइंट है खेड़ा, जो गुजरात में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है। खेड़ा में जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, वो बड़ा परेशान थे। गवर्नमेंट इनसे काफ़ी हाई रेवेन्यू इकट्ठा करती थी। तो इसी हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट गांधी जी ने इनके लिए एक मूवमेंट रेज किया, स्टार्ट किया खेड़ा में। इसे हम लोग कहते हैं खेड़ा मूवमेंट, जो गुजरात में था। तो इसलिए अब यहाँ 2 बात याद रखनी है आपको। खेड़ा मूवमेंट एक तो याद रखना है जो गुजरात में है, और दूसरी बात ये रखनी है याद कि ये हाई रेवेन्यू
के अगेंस्ट था, यानी गवर्नमेंट जो यहाँ के लोगों से अधिक रेवेन्यू इकट्ठा करती थी, अधिक टैक्स वसूलती थी, इसलिए उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट यहाँ के लोगों ने शुरू किया और गांधी जी ने सपोर्ट किया था इनको। और तीसरा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट। देखिए ये मूवमेंट मिल वर्कर्स का मूवमेंट था। यहाँ पे क्या था कि ये जो मिल वर्कर्स थे, इनका आंदोलन जो था वो गवर्नमेंट से तो था ही, साथ जो मिल मालिक थे उनसे भी था। एक्चुअली ये लोग डिमांड क्या कर रहे थे कि इनकी डिमांड ये थी कि जो मिल मालिक है वो अधिक प्रॉफिट कमाते हैं, इनकी तनख्वाहें बहुत कम है, तो ये लोग एक बोनस की डिमांड कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि इनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ जाएं। तो गांधी जी ने इनके लिए भी काम किया और बाद में मिल वर्कर्स और मिल मालिकों के बीच बचाव करते हुए इनका मैटर सॉल्व किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट, जो कि मिल वर्कर्स जो थे स्पेशली मिल कौन से कॉटन मिल वर्कर्स के लिए मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था। और इस मूवमेंट के बाद गांधी जी के 3 मूवमेंट खत्म हो जाते हैं। ये तीनों मूवमेंट हैं चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। ये तीनों बेहद ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट हैं और अक्सर ये पूछते हैं मैप के ऊपर कि बताइए कि ये मूवमेंट जो गांधी ने स्टार्ट किए थे कहाँ कहाँ किस राज्य में हैं या किस कारण से शुरू किए गए थे, कौन से लोग इसमें बेनिफिशियरी थे, तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब सेकंड पार्ट इसका हम फटाफट इसका एंड कर लेते हैं आज। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस इन इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। पता होना चाहिए आपको कि वर्ल्ड वॉर 1 जो वर्ल्ड में शुरू हुआ था वो 1914 से लेके 1918 के बीच में शुरू हुआ था। 4 साल 5 साल ये काफ़ी बुरे रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में लड़ाई चल रही थी। तो उसका असर इंडिया पे क्या रहा, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट, इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछते हैं अक्सर। तो इसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे रहा, इंडिया पे क्या असर रहा इस वर्ल्ड वॉर 1 का। तो इसको मैंने 5 पॉइंटों के थ्रू लिखा है कि एग्जाम में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाए। तो देखिए, पहली बात यह है कि इस वर्ल्ड वॉर जो 1 हुआ था उसकी वजह से एक ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी डिफेंस पे जो खर्चा था, लड़ाई पे जो खर्चा हुआ वो खर्चा इतना अधिक बढ़ गया कि ये काफ़ी ह्यूज इंक्रीज, काफ़ी हैविली खर्चा बढ़ गया। अब खर्चा बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये खर्चे और जगह कम करेगी। तो सेम बात यहाँ पे हुई कि बिकॉज डिफेंस पे खर्चा बहुत बढ़ गया था। अब जब खर्चा बढ़ गया तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। कहा गया कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाहें अच्छी हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, उन लोगों को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ गवर्नमेंट को अधिक पे करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट अपने नए इनकम का जुगाड़ कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अब जो लोग यहाँ पर जॉब करते हैं, जिनको अच्छी सैलरी मिलती है, उनको अब इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये इम्पैक्ट था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 का। इसके बाद एक कस्टम ड्यूटी, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कस्टम ड्यूटी थी पहले इंडिया में, लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको और बढ़ा दिया, तो बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट की इनकम यहाँ से भी बढ़ना शुरू हो गई और गवर्नमेंट की इनकम यहाँ से भी बढ़ना शुरू हो गई। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गाँव के लोगों को, जो विलेजर्स थे, उन्हें मजबूर किया गया कि गाँव के लड़कों को भेजें शहर में और उन लड़कों को भर्ती की गई आर्मी के अंदर। कहा गया आपको फौज के अंदर काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, यानी गांव के लोगों को मजबूर किया गया कि भाई आप लोगों को अब जो है सिपाही और फौज के लिए नए नए लड़के भेजने पड़ेंगे, जिनको भर्ती करके हम लोग लड़ने के लिए बाहर भेज देंगे। इसके बाद अब क्या हुआ कि इसी समय ये समस्याएं चल रही थी, इनकम तो इतनी गवर्नमेंट की बढ़ गई थी, ये खर्चे बढ़ गए थे गवर्नमेंट के कि लड़ाई में खर्चा करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, ये इनकम टैक्स के माध्यम से, कस्टम ड्यूटी के माध्यम से। अब इस समय क्या हुआ कि क्रॉप फेलियर्स, यानी इस समय फसल खराब हो गई। जो फसल होती है, जो किसान ग्रो करते हैं फसल, इस साल फसल खराब हो गई, अच्छी फसल नहीं हुई। अब जब फसल खराब हो गई तो इससे क्या हुआ कि एक्यूट फूड शॉर्टेज, पूरे देश में खाने की कमी हो गई। तो दोस्तों अब बताइए कि अगर अब क्या होगा कि मान लीजिए किसी देश के अंदर, किसी कंट्री के अंदर फसल कम हुई है, तो ऑटोमेटिकली जो रेट दाम होते हैं ना, वो इसका उल्टा चलते हैं। अगर फसल कम होगी तो दाम बढ़ जाएगा, फसल अधिक होगी तो दाम कंट्रोल में रहेगा। तो सेम बात यहाँ हुआ कि क्रॉप फेल हो गया,
और क्रॉप फेल होने की वजह से खाने की कमी हो गई, फूड शॉर्टेज हो गई। और जब फूड शॉर्टेज होगी तो ऑटोमेटिकली उसका असर ये होगा कि पूरे देश के अंदर चीज़ों के दाम बढ़ने शुरू हो गए। तो हम इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार 1 के बाद जो देश की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी बिगड़ गई, और इसी वजह से हम लोगों ने ये सब फेस किया कि देश में इनकम टैक्स लग गया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई, और लोगों को मजबूरी में फोर्स किया गया कि आपको अब फौज के अंदर भर्ती होना पड़ेगा, और साथ में इस साल क्रॉप फेलियर भी हो गई थी। तो दोस्तों देखिए, चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 ही टॉपिक लिए आज, जिससे कि हम शॉर्ट करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आपको आएगा। तो अब देखिए, मेरे ख्याल से इससे आपको शायद 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाए इससे, हिंद स्वराज, और इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट है, ये मेरे ख्याल से मैथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है ये अपने आप में 5 नंबर या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए। दोस्तों मैं देखिए आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि ये आपके भविष्य में काम दे आपको। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में वो बेल आइकन पक्का प्रेस कीजिए, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक अपने आप पहुँच जाए। हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।